फेयर कॉपी के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अगर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, इसका मतलब यह है कि आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में जानना चाहते होंगे या फिर आप उनकी थ्योरीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम ये पूरी चीज़ों को यहाँ पर पूरा क्लियर करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस को समझें तो पहले जो बिजनेस हुआ करते थे उनका एकमात्र उद्देश्य, द ओनली पर्पस ऑफ द बिजनेस यूज्ड टू बी, कि हमें क्या अर्न करना है दोस्तों, प्रॉफिट अर्न करना है। हम बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट जैसा समय गुजरता गया उसके बाद हमने प्रॉफिट मोटिव को हटा करके क्या कर दिया, हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर के हमारे टारगेट को स्विच कर लिया। अब ये दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है, दोनों चीज़ें हैं क्या, हम इसकी आगे बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, आप समझिएगा इसको। हम इसके साथ में समझते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब सिंपल सी बात होती है। देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, when you माइनस कॉस्ट आउट ऑफ दी सेल्स, तो इसमें से क्या निकल के आता है आपका दोस्तों, प्रॉफिट आता है। बस सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सी बात है। सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो यही हमारा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इसका मतलब हम इस फिगर को, इस अमाउंट को जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे, अगर हम इसको बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है वो बड़ा कैसे हो सकता है कि या तो आप अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा कर लीजिए, इस फिगर को आप बड़ा करेंगे तो भी प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, या फिर आपकी कॉस्ट को क्या करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेट्स सी, अगर सेल्स आपकी दोस्तों 100 रुपए की है और अगर उसमें से कॉस्ट जो है वो 80 रुपए की होती है, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या आता है आपका, 20 का आता है। ठीक है जी। वहीं पर अगर मैं आपको 100 में से कहूं कि हमने कॉस्ट जो है हमारी 60 कर दी है, लागत को रिड्यूस कर दिया है, तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका, 60 का हो गया दोस्तों। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर हम प्रॉफिट को बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड कह सकता हूं, नॉट एग्जैक्टली, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आपने शेयर्स के बारे में सुना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी कंपनीज के जो शेयर्स की वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होती है, शेयर्स की वैल्यू होती है, हम उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं। शेयर्स क्या होते हैं, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, है ना, उनकी संपत्ति है। तो इसकी वैल्यू में जब इंक्रीज होगा तो हम इसे कहते हैं दोस्तों क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी। आई होप सो कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब हम देखते हैं दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। इट इज अचीव हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, इसका उद्देश्य क्या है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। इज टू मैक्सिमाइज मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर्स, हमें हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना है। इट इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच, हाँ जी ये ट्रेडिशनल है। तो ये कौन सी होगी सर, आपकी मॉडर्न अप्रोच है। आजकल हर कंपनी चाहती है कि उसकी शेयर्स वैल्यू जो रहे, उसकी वेल्थ जो रहे वो ज्यादा रहे। जब आप केवल प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे होते हैं, देन यू टॉक अबाउट दी शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आप बिल्कुल करंट का सोच रहे हो। बट जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, यस एग्जैक्टली सर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि प्रॉफिट हम हर साल देखते हैं, हर साल मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है दोस्तों कि आपने देखा हो कि आप अगर सन ईयर 2000 की बात करें या फिर अपन 90s की बात कर लेते हैं, 1980 की बात कर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए 1980 का 1 रुपये और 2000 का 1 रुपये और आज की तारीख में 2024 का 1 रुपये, क्या तीनों के 1 रुपये की वैल्यू बराबर है क्या, नहीं। 1 रुपये की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस होती हुई चली जाती है। पहले 1 रुपये में 1980 में बहुत कुछ आ जाता था और आज की तारीख में बस एक छोटी सी चॉकलेट मिलती है आपको। तो ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है, वो इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। परंतु जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये इसको इग्नोर नहीं करता है, जबकि उसको क्या करता है, कंसीडर करता है। ठीक है जी। अब चलते हैं इसमें, इट इग्नोर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट को देख रहा है। और अब आप जाकर के देखेंगे, इट कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, एक मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं मार्केट में जिसने की बहुत तहलका मचाया। एक तो पेटीएम के शेयर्स ने मचाया दोस्तों, और एक अडानी जो कंपनी है उनके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरे थे। क्या हुआ,
प्रॉफिट तो उनके वैसे के वैसे ही थे, फिर क्यों रिड्यूस हो गया? क्यों? क्योंकि जो शेयर्स होल्डर थे उन्होंने रिस्क को भांप लिया, उन्होंने अनसर्टेनिटीज कुछ देखी कि अरे बाप रे अब पेटीएम का क्या होगा, तो वो शेयर्स को छोड़ करके भागने लगे, और जैसे ही वो शेयर छोड़ा उन्होंने तो वैल्यू क्या होने लगी? रिड्यूस होने लगी। तो उससे क्या हुई? वेल्थ क्या हुई दोस्तों? कम हुई पेटीएम की, या फिर जो पेटीएम के शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ क्या हुई? कम हुई। तो ये कंसिडर करता है क्या? रिस्क और अनसर्टेनिटी को, बट इट डज नॉट, इट इग्नोर्स टाइम पैटर्न ऑफ द रिटर्न। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आप किस प्रकार से रिटर्न को अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्वार्टरली क्या, सॉरी इट, हाँ, कि टाइम पैटर्न हमने किस दौरान कितना कमाया, परंतु ये जो टाइम वैल्यू ऑफ द शेयर्स है ये आपके पैटर्न को भी देखता है, ये केवल प्रॉफिट को देखता है, ये पैटर्न को भी देखता है कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 साल रखता हूँ यहाँ पर, 2000 मान लीजिए 18 की बात कर लेता हूँ, 19 की बात कर लेता हूँ, और 2020 की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये देखता है कि अगर हमारे इस समय के प्रॉफिट मान लीजिए 1000 करोड़ हैं, तो यहाँ पर आपके जो है 1200 करोड़ होने चाहिए, तो यहाँ पर जो है कम से कम 1300 करोड़ तो होने चाहिए। तो वो इस पैटर्न को देखता है, तभी तो क्या होगी? आपके शेयर्स की वेल्थ बढ़ेगी। अगर ये 1000 करोड़ यहाँ भी थे, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है, इसका मतलब कंपनी अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इट कंसिडर टाइम पैटर्न ऑफ द रिटर्न, बट ये क्या है? इग्नोर करती है, इसे कोई मतलब नहीं है, तो इस साल के प्रॉफिट को बस देखती है, ठीक है जी। इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, हाँ जी, ठीक है जी। जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसको डिविडेंड से कोई मतलब नहीं होता है, हमने सिर्फ प्रॉफिट अर्न किया, ये जो हमने बताया था मैंने आपको, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। परंतु जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अपना अनाउंस करती है तो एक इमेज क्रिएट होती है मार्केट में दैट द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट। इससे वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या होती है दोस्तों? इंक्रीज होती है, और जब इंक्रीज होती है तो वेल्थ क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। तो अब देखिए ये दो कॉन्सेप्ट है आपके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों क्या है? आपस में अपोजिट हैं। ये केवल प्रॉफिट के बारे में बात करता है और ये शेयर्स वैल्यू को इंक्रीज करने की बात करता है। तो आज हम जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दोस्तों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। इसका मतलब जो आने वाला वीडियोस है वो इस बारे में बात करेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है, मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव है, केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट कि कंपनी का ओनली पर्पस जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, ओनर का ओनली पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, जबकि कि इसके और भी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, पर्पस होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम दोस्तों जो है अलग अलग थ्योरीज के माध्यम से यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये थ्योरीज जो आपके सामने रखी हुई हैं, 9 थ्योरीज जो हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 9 थ्योरीज जो हैं वो किसके बारे में दोस्तों? किसके बारे में है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में है। इसका मतलब प्रॉफिट नहीं, जबकि कि हमको वेल्थ पर फोकस करना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है आपको चार्ट, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके पहले पन्ने पर इसको आप बना लीजिए, ताकि रिवीजन के लिए क्या हो जाए, आपको इसका काम मिल जाए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से बता दूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि बताओ बच्चों बताओ, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है। यूजीसी का ये पैटर्न है दोस्तों, बता रहा हूं सवाल कैसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, मान लीजिए एक ये दे देगा, और फिर एक चिपका देगा वो इसको, तो आपको फिर गोला मार के आना पड़ेगा ABCD। तो फिर ये D जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको कंसीडर नहीं करता, या फिर वो ऐसा ही पैटर्न पूछ सकता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कि बताओ इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो ये आपको पता होने चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं ये थ्योरी हम आज बात करने वाले हैं इनके बारे में, ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहली थ्योरी जो आती है दोस्तों वो आती है आपकी सेल्स, या फिर हम कहते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल के बारे में, ठीक है जी। तो ये मॉडल क्या कहता है, जिसे मैं आपको बता दिया कि हम पढ़ रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम केवल प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट तो हटा दो, वेल्थ को बढ़ाने के लिए थ्योरी दी गई है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर WJ बाउमोल्स जो है, नाम याद रखना, क्योंकि कई बार जो है वो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि बताओ बच्चों बताओ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया है, बाउमोल्स ने दिया हुआ है। या फिर वो सही जोड़ी पूछ लेता है कि 4 नाम आपको इधर दे देगा, ठीक है जी, और फिर 4 थ्योरी इधर दे देगा, फिर बताओ कि इधर इधर कौन सा किसने क्या दी हुई है, और उसको लेकर के फिर वो अपने ABCD बना देता है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपन लोग आगे, मैंने समझा दिया कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है।
तो WJ Baumol's जो हैं इन्होंने दी हुई है सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। अब इस मॉडल में दोस्तों होता क्या है ये अपन यहां पर समझेंगे, ठीक है। ये चाहते हैं कि देखो प्रॉफिट तो अपनी जगह है, प्रॉफिट तो अपनी जगह है, जैसा मैंने बताया आपको पहले कि क्या होता है प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। पर ये कह रहा है कि इसको छोड़ो, यू हैव टू इंक्रीज दिस, बोले प्रॉफिट पर फोकस मत करो, आप तो अपनी सेल्स बढ़ाओ। ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन थ्योरी जो है वो यही कहती है। किसने दिया है सर? बाउमोल्स ने दी है, WJ बाउमोल ने दी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन या फिर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहा है, इसने कहा है कि सेल्स पर फोकस करो। अब क्यों कहा जा रहा है इस बात को आप देखिएगा तो लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ बाउमोल्स मॉडल। बाउमोल ने से क्यों कहा वो आपको यहां पर समझा रहे हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखिए अगर आप देखें तो अ फर्म गिव्स much importance to the magnitude of the cells and much concern about declining। आपने ऐसा नॉर्मली सुना होगा ना, अगर किसी कंपनी के बारे में बात करूं मैं कि ABC कोई ग्रुप है, उसकी 1000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। अच्छा, आप प्रॉफिट को छोड़ करके आप उसके टर्नओवर से ही क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगे उस चीज से। तो इसीलिए देखिए क्या है कि एक सेल्स जो है वो एक अट्रैक्टिव टर्म है, इसलिए कहा है कि बाउमोल्स ने कि हमें हमारे सेल्स को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर मैं कहूं आपको कि अगर बैंक की बात कर लें, क्रेडिटर की बात कर लें, कैपिटल मार्केट की बात कर लें, ये सभी लोग क्या हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके टर्नओवर से जज करते हैं, ठीक है जी। अगर हम बैंक को कहते हैं कि इनका 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो वो खड़े खड़े आ जाएगा, अच्छा आपको लोन तो नहीं चाहिए सर वर्किंग कैपिटल के लिए, इसलिए, है ना। बाउमोल्स ने कहा है कि यू शुड फोकस ऑन दी मैक्सिमाइजेशन ऑफ दी सेल्स। देखो मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर डिफरेंट अप्रोचेस दी जा रही हैं, आप इससे एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं ये मत सोचिए आप, ठीक है, कि सर बाउमोल ने गलत कहा, ऐसा कहाँ होता है। मैं खुद कह रहा हूँ ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको बस इतना समझना है यहाँ पर कि भाई थ्योरी दी किसने है और क्या उसने कहा है, हमको इनके साथ डिबेट नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये हो गई बात सर कि सेल्स मैग्रेशन क्यों बढ़ाना है आपको। इट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स माइट स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। अगर इसकी सेल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी सर, सेल्स रिड्यूस हो जाएगी तो इसके खुद के जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो इससे दूरियां बढ़ाने लगेंगे, इसकी सेल्स नहीं हो रही है। साथ ही साथ कंज्यूमर्स की बात कर लीजिए आप लोग, जैसे स्मार्टफोन की बात करते हैं, हर साल हर 6 महीने में क्या होता है स्मार्टफोन की रिपोर्ट आती है कि कौन सी कंपनी नंबर 1 पर जा रही है, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन किसने बेचे हैं। तो अब देखेंगे सैमसंग हो गया आपका, आपका एप्पल हो गया, आपका वीवो हो गया आपका। अब अगर सबसे ऊपर जो नाम लिखा रहेगा कि सैमसंग लिखा हुआ है तो समवेयर और दी अदर आपका फेथ क्या होगा, बढ़ेगा ना। वैसा ही यहाँ पर होता है, कंज्यूमर्स माइट नॉट बाय इट्स प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स अनपॉपुलरिटी। अगर सेल्स कम होगी तो कंज्यूमर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और सेल्स होगी तो कहीं ना कहीं एक फेथ बढ़ेगा। ये बात बाउमोल ने भी ख्याल में रखी है, ठीक है जी। फर्म रिड्यूसेस इट्स मैनेजरियल एंड अदर स्टाफ विद फॉल्स इन सेल्स। और अगर सेल्स कम होगी दोस्तों तो फिर क्या होगा कि मैनेजर वगैरह को अपने इंसेंटिव जो सैलरी वगैरह है वो भी नहीं मिलेगी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। और जो सैलरी होती है वो भी किस पर डिपेंड होती है, सेल्स पर डिपेंड होती है, ऐसा बाउमोल ने कहा है। तो उसने अपने रीजंस दिए हुए हैं कि कस्टमर जो है, मैनेजर की सैलरी जो है, ठीक है जी, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये सभी लोग जो है, बैंक जो है वो किससे अट्रैक्ट होता है, बोले सेल्स से अट्रैक्ट होता है, सेल्स से होता है, इसलिए सेल्स को बढ़ाओ, ऐसा कहा है बाउमोल्स ने, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पहली थ्योरी हमारी हो गई खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए दूसरा जो मामला चला है दोस्तों आपका मैरिस बैलेंस्ड जो है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, है ना जी। अब इसमें क्या होता है, आप बड़े ध्यान से सुनो सर, दिया किसने है, मैरिस ने दिया है, ठीक है। क्या है सर ये बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है, वो कभी कभी आपसे बैलेंस ग्रोथ मॉडल भी कह सकता है, बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल कह सकता है ना, ऐसे नाम से वो थोड़ा बहुत गेम खेल लेता है। अब ये क्या कहता है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है सर, देखिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी जो संस्थान है सर, वो इन दो लोगों के बिना नहीं चलता है। बोले कौन कौन लोग हैं, तो पहला जो है वो सर ऑनर है ना, दूसरा जो है सर मैनेजर है। पर इनके भी जो इंटरेस्ट है ना आपस में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। लाइक व्हाट, ऑनर चाहता है कि हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, साथ ही साथ क्या मिले इसको भैया, साथ ही साथ इसको डिविडेंड मिले, ये चाहता है, ठीक है जी। वहीं पर अगर मैं कहूं कि जो मैनेजर है वो क्या चाहता है, ये इसकी जॉब की सिक्योरिटी चाहता है, साथ ही साथ ये ज्यादा क्या चाहता है सर, ये चाहता है सर सैलरी इसको ज्यादा मिले, ठीक है। पर इसकी सैलरी बढ़ेगी तो इसके प्रॉफिट्स कम होंगे,
आप सोच रहे हैं इसकी सैलरी कम रहेगी तो इसके प्रॉफिट ज़्यादा रहेंगे। मतलब मैं एक मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जब एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर क्या हो जाएगा, इनके जो आपस के इंटरेस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाता है। तो मैरिस ने कहा है कि देखो केवल प्रॉफिट अर्न करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, साथ में हमें क्या कहना है, बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए कि इनकी भी ग्रोथ हो, साथ ही साथ क्या हो, एक ऑनर की भी क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है जी, ये यहां पर मैरिस बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल कहता है। जैसे ग्रोथ लिखा हुआ है तो क्या है कि यहाँ पर ग्रोथ लिखा है, सिंपल सा ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ द डिमांड भी होनी चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड भी रेगुलरली बढ़ती रहे। ठीक है जी, वो किसको ध्यान देना चाहिए, वो मैनेजर को ध्यान देना चाहिए। पर बिजनेस में कैपिटल बना रहे, उसका भी ग्रोथ होता रहे, तो ग्रोथ ऑफ द कैपिटल जो है लिखा हुआ है ना, ये डिमांड है, ध्यान रखिएगा, और ये कैपिटल है ना। तो ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर नहीं कह रहा हूं, पर ये मैं कहूंगा कि बैलेंस्ड होना चाहिए। ग्रोथ होनी चाहिए, डिमांड भी बढ़ती रहनी चाहिए, और जो कैपिटल का फ्लो है वो भी बिजनेस में रहना चाहिए डिमांड के अकॉर्डिंगली ही। ठीक है जी, तो इसलिए मैरिस ने ये बैलेंस ग्रोथ जो है वो मॉडल दिया हुआ है। चलिए जी, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और अलग तरीके से यहां पर देख लेते हैं। हालांकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं, बस इसी को एक बार हमें पढ़ना है। दिया किसने सर, रॉबिन मैरिस ने दिया है। रॉबिन मैरिस ने दिया हुआ है, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट को दिया था। किताब का नाम भूलना नहीं है आपको, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहीं से सवाल भी पूछे जाते हैं कि बताओ बच्चों बताओ, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए रॉबिन भैया थे। लाल फूल पीला फूल, रॉबिन भैया ब्यूटीफुल, उन्होंने ये किताब सर यहां पर लिखी है। चलिए जी, अब चलते हैं सर यहां पर कि होता क्या है। देखिए अब उसने क्या समझाया, ही कंसंट्रेट्स ऑन दी proposition that modern big firm are managed by managers and the shareholder are the owner who decide about the management of the firm। रॉबिन्सन ने कहा है कि दोनों का मिक्सअप लेके चल रहा है, मैनेजर भी होते हैं और शेयर होल्डर भी होते हैं। ठीक है जी, अब वहीं पर बात करें तो जो मैनेजर्स होते हैं एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म। मैनेजर चाहता है कि फर्म की ग्रोथ रेट क्या रहे, अच्छी रहे। एंड द शेयर होल्डर एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर डिविडेंड्स, है ना। शेयर होल्डर चाहता है कि डिविडेंड बढ़े और मैनेजर चाहता है कि क्या हो, सेल्स बढ़े। लाइक व्हाट, मैं एग्जांपल देता हूं, देखो है ना कि भाई इस साल प्रॉफिट जो अर्न किया गया है वो हमने मान लीजिए 1000 करोड़ का अर्न किया है। अब ये क्या आएगा, शेयर होल्डर आएगा अपना झोला लेकर के कि भैया इसमें प्रॉफिट डाल दो। अब प्रॉफिट उसमें दे देंगे तो मैनेजर बोलेगा अच्छा भाई हमारी जो सैलरी है वो तो सेल्स पर आती है, हमारी सैलरी किस पर आती है, सेल्स पर आती है, तुम इस पैसे को यहीं पर रखा रहने दो, हम इसको और खर्च करेंगे और सेल्स बढ़ाएंगे, और सेल्स बढ़ाएंगे तो हमारी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। पर अब क्या हो रहा है कि मैनेजर चाह रहा है कि इस जो प्रॉफिट हुआ है उसको कंपनी में रहने दिया जाए, और जो मालिक है वो डिविडेंड के रूप में उसको ले जाना चाह रहा है। तो यहां कॉन्ट्रडिक्टरी आ रहा है दोस्तों। तो अब दोनों तो नहीं जीत सकते और दोनों हार भी नहीं सकते, तो हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिसमें दोनों जीते, सॉरी है ना, दोनों जीते, मतलब दोनों हार नहीं सकते पर दोनों को जीतना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है जी, चलते हैं। टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन सच अ ग्रोथ रेट एंड द शेयर होल्डर शेयर प्राइस ऑफ द फर्म, दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, इसलिए क्या है कि जो मैरिश है उसने डेवलप किया बैलेंस ग्रोथ मॉडल यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन विच द मैनेजर चूज अ कांस्टेंट ग्रोथ, कि मैनेजर तुम्हें भी एक कांस्टेंट ग्रोथ मिलती रहे, एट विच द फर्म सेल्स प्रॉफिट्स एसेट्स एक्सेट्रा सब क्या होते रहे दोस्तों, ग्रो होते रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रॉबिन मैरिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फिर लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी जरूर करना। अब बात करते हैं साइमंस थ्योरी ऑफ सेटिस्फाइंग थ्योरी जो है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए जी, अब देखिए सर यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो फोकस कर रहा है साइमन जो है ना, साइमन जो है वो किस पर फोकस कर रहा है, एस एस, याद रखिएगा एस एस, ये है साइमन का एस। ठीक है जी, आपने एक नाम सुना होगा ना, साईं, साईं एक वो हम कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसको फिर से दोहरा लो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसी से संबंधित है। फिर से कह रहा हूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका मतलब यहां पर हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हे भगवान इतना दे दे कि हमारा पेट भर जाए बस,
हम इसमें क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बस हमको इतना सेटिस्फाई कर दे। तो साई मतलब कौन, साइमन, बहुत बढ़िया। साई मतलब साइमन, साई इतना दीजिए मतलब सेटिस्फाइंग की बात कर रहे हैं सर। तो साई साइमन क्या कह रहा है, सेटिस्फाइंग की बात कर रहे हैं। खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सेटिस्फाइंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। He said that instead of maximizing profit, the business firms aim at merely satisfying। समझ रहे हो बात को? बोले हमें ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं, हमें धन दौलत ऐसा गाड़ी घोड़े जैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना दे दो कि हम सेटिस्फाई उस चीज़ से हो जाए। इट मीन्स एज पर हिम प्रोड्यूसर और बिजनेस फर्म वांट्स टू अचीव अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट। बस सेटिस्फैक्टरी लेवल जो है हमारा प्रॉफिट का वो हमें मिल जाए, rather than maximizing the level of the profit। फिर से दोहराना, साई साइमन, साई साइमन, साई साइमन, ठीक है जी। चलिए, और साई इतना दीजिए, बहुत मिनिमम मांग रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, ठीक है जी। तो यही पर है, इन अल्टरनेटिव वर्ड्स दे वांट्स टू अचीव अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है जी। चलिए, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, साइमन इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो भैया, ज़माना ना बड़ा ख़राब है ना, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेस में, ठीक है जी। इसलिए कह रहा है ये, ड्यू टू इनएविटेबल अनसर्टेनिटी सराउंडिंग डिसीजन मेकिंग इन द रियलिटी, बिजनेसमैन कैन नेवर नोन वेदर दे आर इन मिक्सिंग प्रॉफिट और नॉट। इतना ज़्यादा जो है कंडीशंस, इन्वायरमेंट चेंज होता है कि फिर हमें पता नहीं होता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि कब लॉस में हम पहुंच जाएं। इसलिए ये चाहते हैं कि हमें एक सेटिस्फाइंग प्रॉफिट क्या रहे, मिलता रहे। साइमन, साई साइमन इतना दीजिए ताकि हम सेटिस्फाई हो जाएं, साई इतना दीजिए ताकि हम क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। याद ऐसे रखना है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं सर यहाँ पर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, मिल्टन जो है कैफोग्लिस ने दिया हुआ है ये, है ना। जब मैं एज ए स्टूडेंट इसको पढ़ रहा था तो एक दो बार जब मैंने स्टार्टिंग में नेट निकाले थे, तो अब मैं बताता हूँ आपको एज ए स्टूडेंट कितनी गलतियाँ करते हैं हम लोग। मैं इसको कैलोग्लिस करके पढ़ के जाता था, कैलोग्लिस, और मुझे यही याद था, फिर बाद में मैंने उसको सुधारा था। तो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, मिल्टन कैफोग्लिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मिल्टन की बॉटल देखोगे अपने पानी की, बहुत ही अच्छा आउटपुट होता है, ठीक है। ठंडा पानी रखो ठंडा रहता है, गर्म रखो गर्म रहता है। तो मिल्टन की बॉटल का क्या होता है सर, आउटपुट बड़ा ही अच्छा होता है। ऐसे तो आप रख लेंगे इसको याद, ठीक है जी। चलिए, अब देखिए सर यहाँ पर क्या है कि ये क्या कह रहा है, कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट का मत पढ़ो ये सब जो लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सर, उसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं ये, बस कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करो, आप अपनी इंक्रीज करो। ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से ही क्या होता है, आपको जज किया जाता है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने एडवर्टीजमेंट पर और सेल्स पर जो है वो खर्च नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है कहाँ पर, मनी, जहाँ पर आपका आउटपुट लेवल जो है मैन्युफैक्चरिंग हो वो क्या हो जाए दोस्तों, इंक्रीज हो जाए। ऐसा किसने कहा है, मिल्टन कैफोग्लिस ने कहा है। ये थ्योरी हो गई आउटपुट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं उसको इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ही सपोर्टेड दैट इन मार्केट प्लेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट। जो मिल्टन है वो कह रहे हैं कि किसी भी फर्म को जो है वो फर्म के आउटपुट पर जज किया जाता है कि कितनी यूनिट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ऐसा इनका कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं। अब देखो जरा कि अब फिर से मैंने कहा कि आपको एग्री डिसएग्री नहीं होना है, आपको ये समझना है कि मिल्टन ने कहा है। चलिए, अब क्रिटिक्स की बात कर लें कि सर ऑब्वियसली सी बात है कि हम इससे सहमत नहीं हो सकते भाई, कि बिना सेल से कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल सकता है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। क्रिटिक्स रेज द क्वेश्चन वेदर अ फर्म कैन सर्वाइव विद आउटपुट मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन विदाउट थिंकिंग ऑफ सेल्स एस्पेक्ट। इन्होंने कहा है, क्रिटिक्स जो भी इसके आलोचक हैं, जैसे कि आप भी हो सकते हैं, मैं भी, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई बिना सेल्स को बढ़ाए, बिना एडवर्टीजमेंट को बढ़ाए, बिना सेल्स प्रमोशन किए आप चीज़ों को कैसे बेचोगे। तो उसी आधार पर इसकी आलोचना भी की गई है। हमको ध्यान ये रखना है आउटपुट का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। दिया किसने है कॉन्सेप्ट, मिल्टन में। अब देखिए जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब आपको याद होने चाहिए। यूजीसी का फेवरेट एस्पेक्ट है कि वो मैच दी फॉलोइंग वाला कॉन्सेप्ट जरूर पूछता है। चलिए जी, अब आगे चलते सर हम लोग यहां पर बात करेंगे सिक्योरिटी प्रॉफिट की। सिक्योरिटी प्रॉफिट की, रॉथस्चाइल्ड इनका नाम है, रॉथस्चाइल्ड। याद करने के लिए ध्यान रखना दोस्तों, इसके नाम के आखिर में लगा है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा,
छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना, अरे नहीं ऐसा नहीं है। तो बच्चों को क्या लगती है सर? सिक्योरिटी लगती है। क्या लगती है सर आपको? बच्चों को जो है वो सिक्योरिटी लगते हैं। वो नहीं होते बिना स्टीयरिंग के बच्चे, कहीं भी घुस जाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, कहीं सड़क पे ना भाग जाएं, मम्मियाँ पीछे भाग रही हैं उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो बच्चों को क्या लगती है सर? सिक्योरिटी लगती है। अब ये तो हो गया याद रखने के लिए। रॉथसाइल्ड जो है और जो रोतेला बच्चा है उसको ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है। ठीक है जी, बात बात पर होता है। तो अब ये तो हमने याद कर लिया। अब ये फंडा क्या कहता है ना, सिक्योरिटी प्रॉफिट का मतलब क्या है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये रॉथसाइल्ड क्या कहते हैं? अर्जेस दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न, it is valid only under perfect competition or monopolistic competition in which the number of firm is very large। देखो इन्होंने कहा है कि देखो मार्केट के अलग अलग पैटर्न होते हैं दोस्तों। क्या होता है? एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी, अपनी कॉपी में लिखिएगा। साथ में अपन बोलेंगे मोनोपोली होता है दोस्तों, ठीक है जी। चलिए फिर मोनोपोलिस्टिक होता है, फिर आप बात करेंगे ओलिगोपोली होता है, ठीक है जी। अब ये जो रॉथसाइल्ड है इन्होंने कहा है देखो कि अलग अलग मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं, उस सभी में कंपटीशन अलग अलग होता है। जैसे ओलिगोपोली की बात कर लें तो आप यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लें ऐसा नहीं है पॉसिबल आपके लिए। तो बोले एक काम करो, जब ऐसे सिचुएशन है तो आप सिर्फ इतना प्रॉफिट अर्न कर लो ताकि आपकी जो पोजीशन है वो क्या रहे? सिक्योर रहे। बस आपको मार्केट से बाहर ना होना रहे, बस इतना प्रॉफिट अर्न कर लो। तो ये किसका कहना है? रॉथस्चाइल्ड का कहना है, जो मैंने आपको समझा दिया। पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो पॉज करके मेरे को। मैंने समझा दिया मार्केट के अलग अलग पैटर्न होते हैं, कहीं पर हम नॉर्मली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी, पर कई जगह पर आप प्रॉफिट ऐसा अर्न नहीं कर पाते, जैसे कि ओलिगोपोली है, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। तो आप यहां पर सिर्फ कितना अर्न करो ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल रहे, बाहर ना हो मार्केट से, ठीक है जी। चलिए जी। तो ये किसने दिया है? ये दिया है रॉथस्चाइल्ड ने दिया हुआ। अब बात करते हैं सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है जी। आप देखिए किसने दिया है सर? ये स्कीतोविस्की, स्कीतोविस्की, ठीक है जी, नाम कुछ भी रख लो इसका, ठीक है जी, स्कीतोविस्की, ठीक है, स्कीतोविस्की। मुझे नहीं पता विस्की हिंदी में कैसा लिखाएगा, चलो जाने दो, खैर ठीक है। उसको ये लिखा हुआ है हमारे सामने विस्की, ठीक है। तो जब सर विस्की जब पीते हैं, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, अगर विस्की हम पीते हैं तो एक प्रकार का क्या आता है? सेटिस्फेक्शन आता है जीवन में, ठीक है जी। कहीं यूट्यूब मेरे वीडियो को दबा ना दे कि मैं गलत चीज़ का प्रचार कर रहा हूँ। चलो जी, अब देखिए सर, इसकी तो उसकी ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, नाम क्या है? सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, ठीक है जी। अब यहां पर सर देखिए क्या है कि ये जो थ्योरी है वो किसको ज्यादा तवज्जो देती है, रेस्पेक्ट देती है? सेटिस्फेक्शन को ज्यादा करती है। सेटिस्फेक्शन मींस व्हाट? देखो दोस्तों क्या होता है कि हम कुछ भी चीज को अगर जज करें तो हम इस प्रकार से जज करते हैं कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। एक यूटिलिटी अगर मैं कह सकूं तो, हालांकि वो आगे हम पढ़ेंगे, एफर्ट कितना है आपको और उसके वर्सेस उसके कंपैरिजन में आपके प्रॉफिट्स कितने हैं। तो यहां पर यह है कि जितना हम एफर्ट डालें, जितने हम एफर्ट डालें, एफर्ट जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? एफर्ट जो है वो हमारे कम होने चाहिए, किससे? आपके प्रॉफिट से। अगर ऐसा है प्रॉफिट ज्यादा एफर्ट कम, क्या मिल गया हमको? सेटिस्फेक्शन, धन धना धन धन, ठीक है। ये किसने कहा है सर? ये कहा है स्कीतोविस्की ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। ही फेवर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन इन प्रेफरेंस टू दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट से कहीं ज्यादा किसकी बात करता है? सेटिस्फेक्शन की बात करता है। सेटिस्फेक्शन कैसे आता है? जो मैंने आपको समझाया यहां पर। आगे देखते हैं। ही वांट्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एंड कीप हिज एफर्ट्स एंड आउटपुट बिलो द लेवल ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। जो भी आप प्रॉफिट अर्न करके रखें, फॉर एग्जांपल ये आपका माइलस्टोन अगर मैं कर दूं प्रॉफिट है, तो आपके एफर्ट्स जो है वो उससे क्या होने चाहिए? कम होनी चाहिए। जो मैंने यहां पर बात कर दिया कि प्रॉफिट ज्यादा एफर्ट कम होने चाहिए। अगर हम बात करें इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, इट इज अनरियलिस्टिक, कई बार ऐसा होता नहीं है, टू अज्यूम दैट एंटरप्रेन्योर्स विलिंगनेस टू वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम, है ना। साथ में बता दूं आपको कि क्या है कि ये जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है, ये क्या करती है कि एंटरप्रेन्योर को ना
एक प्रकार से साधना मान रहे हैं आप, समझना ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट। मैं जिस प्रकार से इसको समझा रहा हूँ कई रिसर्च पेपर को पढ़ करके फिर मैं ये कंटेंट लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को जो है, उद्यमिता को जो है सर, उसको क्या मान रहे हैं, एक प्रकार का साधना माना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये सेटिस्फेक्शन कम किसी चीज़ को देखती है। आप जब किसी गरीब बच्चे को कुछ भोजन दे देते हैं, किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा देते हैं फ्री में, एक प्रकार की संतुष्टि आती है। क्या वहाँ पर आप पैसे को देखते हैं? क्या नहीं देखते हैं। तभी तो हमें क्या निकल के आता है, सेटिस्फेक्शन। तो ये जो थ्योरी है यही मान रही है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट को नहीं देख करके सिर्फ उसके सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब। ठीक है जी, तो एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है जी, तो अब इसकी आलोचना क्यों हुई है? इट इज अनरियलिस्टिक। ये कह रहा है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप एंटरप्रेन्योरशिप को हमेशा एक साधना नहीं कह सकते, एक तपस्या नहीं कह सकते हो। लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। जैसे कि टाटा ग्रुप की बात करेंगे अपन लोग। अब टाटा देखिए ना, पिछले साल जब आईपीएल को स्पॉन्सर नहीं कर पाए थे जो वीवो और ओप्पो है, तो टाटा फट से आ गया, चलो देखो मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, इतना बड़ा इवेंट है। तो अब टाटा जी को इतना फायदा मिले नहीं मिले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप देखोगे तो जो ओलंपिक में होता है तो भी टाटा उसको स्पॉन्सर कर देता है कि ठीक है, देश का नमक, टाटा नमक, ऐसा करके वो एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं। एक सेटिस्फैक्टरी भावना उनके अंदर से आती है कि नहीं यार, मेरा देश का मामला है, अब मुझे फायदा हो नहीं हो उसको साइड में रखो, बस मैं तो स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ, है ना। ओलंपिक जो है पूरा इंडिया का जो है वो टाटा ग्रुप संभालेगा। दैट्स व्हाट सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन। किसने दिया हुआ है सर? इसकी तो विस्की ने ये दिया हुआ है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझा दूं कि इसको इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से भी समझा जा सकता है, बट अभी मैं यूजीसी नेट के हिसाब से उसको ठीक नहीं समझता पढ़ना, क्योंकि ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। आगे चलते हैं सर। विलियम जी हैं, उनके सन हैं विलियम सन। तो विलियम का सन है यहाँ पर, ये किसके बारे में बात करते हैं? ये बात करते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या मामला है? देखिए यहाँ पर मामला ये है, अगेन ये जो विलियमसन जो है, ये मेनली जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो है, ये किसके लिए बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं मैनेजर के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मैनेजर के लिए बात कर रहे हैं, मैनेजर की यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इसको आल्सो नोन एज द मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो सवाल यहां से बनता है कि बताओ बच्चों, बताओ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? या फिर कंफ्यूज मत होना कि वो आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों, बताओ मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी किसने दी थी। अब आप सोच रहे थे हमने आज तक पढ़ी नहीं है। नहीं जनाब, इसका ही नाम क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इसको दिया हुआ है विलियम के सन ने, है ना, विलियम की औलाद ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब इसमें क्या है देखिए जरा, कि फिर से कहानी आती है कि जब आप ऑनर की बात करते हैं, ऑनर की बात करते हैं, और फिर इसके वर्सेस जो होता है आपका मैनेजर जो हो जाता है, ये है जैसे मैंने बताया आपको कि दोनों के उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। अब इसके इस थ्योरी में क्या है कि हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 2 मिनट के लिए साइड हो जाओ, बाजू हो जाओ, हम इसके बारे में बात करेंगे कि मैनेजर के पर्सपेक्टिव से क्या पर्पस होता है, क्या यूटिलिटी होती है। तो मैनेजर्स की यूटिलिटी है, हम उसको देखते हैं कि मैनेजर क्या चाहता है, मैनेजर क्या चाहता है, वही हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी होगी। अब ऑनर देखिएगा, इन लार्ज मॉडर्न फर्म शेयर होल्डर एंड मैनेजर्स आर टू सेपरेट ग्रुप्स। मैंने बता दिया आपको, दोनों अलग अलग होते हैं। द फॉर्मर वांट्स मैक्सिमम रिटर्न, फॉर्मर मतलब कौन, उसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, शेयर होल्डर की बात कर रहा है कि जो ऑनर हैं वो मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एंड हेंस द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट की। ये तो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट मिले, परंतु द मैनेजर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड, have consideration in their utility function। मैनेजर क्या चाहते हैं दोस्तों? वो अपनी यूटिलिटी पर ध्यान देते हैं। ठीक है जी, thus the manager are interested not only in their own emoluments but also in the size of their staff and expenditure on them। अब मैनेजर अपनी यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं, इसलिए केवल खुद की सैलरी के बारे में तो देखते ही हैं, साथ में ये देखते हैं कि उनके अंडर में कितना स्टाफ है, कितने लोग काम कर रहे हैं, और उन पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये मामला हो गया। दोनों वर्सेस हैं यहाँ पर, इसको अपन हटा देते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, मैनेजर्स की यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि 3 कॉन्सेप्ट चलेंगे यहाँ पर, एस, एम और यहाँ पर है टी।
यहीं से क्या बनेगा, आपका फंक्शन बनेगा। कौन सा फंक्शन बनेगा सर यहाँ पर, कि मैनेजर की जो यूटिलिटी है इन तीनों चीज़ों को निकल करके आती है। ये फंक्शन मैंने कर दिया, एस हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा एम हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी। एक मैनेजर की यूटिलिटी कहाँ से निकल के आ रही है, तो फंक्शन है 3 एस एम डी। ठीक है जी। एक एच एम डी, एम डी एच मसाला है ना, ये है एस एम डी मसाला। अब देखिए S का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, और D का, ये तीनों समझ लो, कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। ठीक है जी। पहला आता है द मैनेजर्स डिजायर टू एक्सपांड द स्टाफ एंड टू इंक्रीज हिज सैलरी। मैनेजर चाहता है कि उसका स्टाफ क्या हो, बढ़े। क्यों? अगर स्टाफ बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल मी एज ए मैनेजर, अगर मेरे अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं और मेरे अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो कहां पर मेरी वैल्यू ज्यादा रहेगी, जहां पर मेरे अंडर में 5 है कि 100 है। जाहिर सी बात है, जहां पर ज्यादा स्टाफ रहेगा वहीं पर मेरी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये चाहता है इसके स्टाफ को बढ़ाना और उसकी सैलरी को भी बढ़ाना। More staff is valued because they lead to the managers getting more salary। जितना ज्यादा स्टाफ मेरे अंडर में रहेगा उतनी सैलरी मेरी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है। और उतने ही मेरे को क्या मिलेगा, उतनी ही प्रेस्टिजियस मेरी जॉब रहेगी। मैं गर्व से कहूँगा मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, साथ में मेरी उतनी ही सिक्योरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि 5 लोगों को मैनेज करना बड़ी बात नहीं, कभी मुझे निकाला जा सकता है, परंतु 100 लोग रहेंगे तो मुझे निकालना इजी नहीं होगा। ठीक है जी। ये हो गया। सच स्टाफ एक्सपेंडिचर बाय द मैनेजर आर डिनोटेड बाय एस। अब जो भी मेरे अंडर में लोग काम कर रहे हैं उसमें जितना पैसा खर्च किया जा रहा है वो हम किससे डिनोट करते हैं, वो एस से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैं बिल्कुल गहराई से समझा रहा हूं कि बताओ बच्चों बताओ, जो विलियमसन्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी जो है या मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी जो है, उसमें जो है मैनेजर के जो स्टाफ के खर्चे हैं वो किससे डिनोट किए जाते हैं। वो आपको अल्फाबेट दे देगा, P Q R S। तो आपको पता होना चाहिए ना किससे सर, एस से डिनोट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया उसके स्टाफ की बात हो गई दोस्तों। अब क्या एम्प्लॉय केवल इससे खुश होता है क्या? नहीं, और भी चीजें हैं। क्या है सर? देखिए, टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, यूटिलिटी किससे बढ़ती है, द मैनेजर इंडल्जेस इन द फीदर बेडिंग। फीदर बेडिंग मतलब क्या होता है कि कितना रिलैक्सेशन वाला उसका काम चल रहा है। ठीक है जी। कितना कंफर्टेबल, फीदर बेडिंग का मतलब होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट कितना कंफर्टेबल है। ठीक है जी, कितना अच्छा है। तो कोई भी मैनेजर चाहता है कि उसका जो वर्किंग एरिया है वो बहुत अच्छा हो। अब देखिए विलियमसन क्या कह रहा है, बड़ा ही रंगीला आदमी है, कैसे वो रंगीला कर रहा है, अच्छा माहौल कर रहा है। सच इज प्रिटी सेक्रेटरीज। अगर आप मैनेजर को अच्छी सुंदर सेक्रेटरीज दे देते हैं, अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो वो खुश हो जाएगा। अगर उसको कंपनी की कार मिलती है तो वो खुश हो जाएगा। बहुत सारे स्मार्टफोन आपने पकड़ा दिए तो वो खुश हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऐसे जो खर्चे हैं उसको डिनोट किया जा रहा है किससे दोस्तों, एम से डिनोट किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका एम। तीसरी बात चलते हैं, द मैनेजर लाइक्स टू सेट अप डिस्क्रिशन फंड। देखिए मैनेजर को क्या होता है दोस्तों कि फंड मिलते हैं, बट कई क्या होते हैं, पर्पोजिव फंड होते हैं कि उसको पर्पस के हिसाब से ही भेजा जाता है कि ये पैसा आपको है और आपको इस पे खर्च करना है। मैनेजर उससे खुश नहीं होता है। उसके हाथ में पैसा रख दो ना, एक डिस्क्रिशनरी फंड उसको दे दो कि ये पैसा आपको दिया और आप देख लो आपको कहाँ खर्च करना है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगी। अच्छा मेरे पास डिस्क्रिशनरी फंड है, जिसे डिनोट किया जाता है क्या, डी से। तो ये हो गया आपका डी। तो ये मैनेजर की यूटिलिटी निकल के आती है। अगर उससे ये चीज मिलेंगी तो वो क्या रहेगा दोस्तों, खुश रहेगा। ठीक है जी। ये हो गया दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, विलियमसन्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, कि फर्म का उद्देश्य क्या होता है, मैनेजर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। अगेन मैं कहूंगा कि एग्री डिसएग्री आपको नहीं होना है, आपको सिर्फ देखना है कि क्या ये कह रहे हैं और किसने ये कहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ठीक है जी। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो क्या कहती है, दी किसने, ये सायर्ट एंड मार्च ने दी है ये। ठीक है जी, सायर्ट एंड मार्च ने दी हुई है। अब ये क्या कहता है, देखो इसने कहा है, आप जो लिखा हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कि इसने कहा है कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर के बना हुआ है। अगर आप देख लेंगे यहाँ पर तो मल्टीपल लोग यहाँ पर मिलेंगे। हियर इज द फर्म इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सिंगल एंटिटी, अकेली नहीं है, विद अ सिंगल गोल।
ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय द एंटरप्रेन्योर, ये सिंगल एंटिटी नहीं है। दे रिगार्ड द मॉडर्न बिजनेस फर्म एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हु आर एंगेज्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अलग अलग लोग हैं साथ में मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं। रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हैविंग मल्टीपल गोल्स, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये एक इंडिविजुअल सिंगल एंटिटी नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के बनी हुई है, जिसमें कि सबके गोल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं देखिए जरा आप इसमें, ठीक है जी। इसमें मैनेजर्स होते हैं सर, इसमें वर्कर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये थ्योरी ये कह रही है कि जब बहुत सारे लोग हैं तो गोल एक ही, जैसे कि हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो नहीं हो सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे गोल होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी। जैसे मैनेजर को क्या चाहिए, अच्छी सैलरी, तो एक हिस्सा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपने और मैनेजर को, अपने एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे। शेयर होल्डर है तो उसका दूसरा गोल होना चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न दे। सप्लायर है तो उसके प्रति ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए कि हमें इनको टाइम पर पेमेंट करना है। और कस्टमर को लेकर के उनका गोल होना चाहिए कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट गुड्स जो है वो हम इन्हें प्रोवाइड करें। तो बिहेवियरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है, जो कि सर्ट एंड मार्च ने है, उसने कहा है कि जब बहुत सारे लोगों से मिलकर जब संस्थान बना हुआ है तो बहुत सारे गोल होते हैं और सबके गोल क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए जी, ये आगे दोस्तों, अब चलते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये था दोस्तों आपका क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पूरा कंप्लीट टॉपिक। और अब अगर आपने ये पढ़ लिया है तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लो। सवाल जो भी बनेंगे इससे बाहर नहीं आ सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एनर्जी अच्छी लगी हो, तो फिर आप कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जिसको कि इसकी ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के।